अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने ये देखना है कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसके जो मेजर एनिमल्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आप कह सकते हो, यानी हर ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे पाया जाता है, उनके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इसमें जो है आपकी बुक के अंदर हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन दिखाई हुई है, प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन दिखाई हुई है, अर्थवर्म के अंदर एंड कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रा के अंदर। बेटा आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो कि हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। तो इसमें कोई जो है ना स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होती है एक्सक्रीशन के लिए या डाइजेशन के लिए या रिस्पायरेशन के लिए। जस्ट इसकी जो स्किन होती है उसी के थ्रू ये डिफ्यूजन के ज़रिए से ही जो है वो चीज़ों को एक्सचेंज कर रहा होता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या कहते हैं, हाइड्रा डज नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, कि हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होती। इट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर सिंपली डिफ्यूज इनटू द आउटर ऑस्मोटिक साउंडिंग। क्या कहते हैं कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इनके सराउंडिंग के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये रह रहे होते हैं उसी के अंदर डिफ्यूज़ होके जा रहे होते हैं। डिफ्यूजन का आप लोगों को पता होगा, हाई कंसनट्रेशन से चीज़ों का लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आपको मैंने ये डायग्राम भी जो है वो दिखाई हुई है। आप लोग क्या करोगे, आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम नहीं है बट आप साथ में जो है ये छोटी सी डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। इसमें देखें, इस डायग्राम के अंदर क्या कहते हैं, देखें हाइड्रा, वैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर इसका पता होगा कि ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, जस्ट माउथ ही होता है, इसके अलावा इसके बॉडी के अंदर कोई और ओपनिंग नहीं पाई जाती इसमें। और ये जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। माउथ के ज़रिए से पानी जो है इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, खुराक वगैरह इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। कैसे ये टेंटिकल्स मूव करते हैं और इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें इसकी बॉडी के अंदर जाती हैं। इसमें ये जो इसके सेल्स हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं यानी एपिथेलियल स्किन है इसकी, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट अब्जॉर्ब होंगे और वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके कहाँ चले जाएंगे, एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही बाहर जा रही है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो भी रीअब्जॉर्ब हो रही होती है और डायरेक्टली सरफेस से भी जो है ये ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं। वैसे ये रिस्पायरेशन वगैरह के प्रोसेस में आप फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हो। यहाँ पे हमने जस्ट क्या देखना है, एक्सक्रीशन का देखना है। तो एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायरेक्टली इसकी स्किन के ज़रिए से डिफ्यूज़ होके बाहर जो है वो जा रहा होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो प्लेनेरिया की है कि एक्सक्रीशन जो है वो प्लेनेरिया के अंदर कैसे पाई जाती है। तो पहले हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अगर आपको डायग्राम की समझ आ जाती है तो बच्चे जो सारी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखें, डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे प्लेनेरिया दिखाया हुआ है। आप लोगों ने वैसे फर्स्ट ईयर में भी जो है डिफरेंट रेस्पायरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के चैप्टर्स के अंदर इनको जो है पढ़ा है। प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर आप देख चुके हो। क्या कहते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर ये जो है ना ट्यूब लाइक सिस्टम होता है और ये ब्लाइंड एंडिंग होती हैं। ब्लाइंड एंडिंग का मतलब क्या है कि ये एंडिंग जो है ना इस तरह से होंगी। इसमें एंडिंग किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगे, यानी ये यहाँ से ओपन नहीं होंगी, यहाँ से ये बंद होंगी, जस्ट यहाँ से जो है ये खुली हुई होंगी, ठीक है, जैसे ये है, ठीक। तो क्या कहते हैं कि ये इसकी पूरी बॉडी के अंदर दोनों साइड पे मौजूद होंगी। और अगर इसका छोटा सा पोर्शन आपको कट करके दिखाएं तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया, अच्छा यहाँ पे आप लोगों का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, एक ब्लाइंड एंडिंग है। अगर उनको ओपन करके देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें फ्लेम सेल्स आ जाते हैं। इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं ये भी अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा इसमें क्या आ जाती हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट आ जाती हैं। ये एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर जाके ओपन होती हैं छोटे छोटे पोर्स की मदद से, जिनको क्या कहते हैं, नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। और यहाँ पे इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। अब प्रोसेस इसके अंदर या मैकेनिज्म इसके अंदर कैसे पाया जाता है कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ से इनका नाइट्रोजनस वेस्ट रीअब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, यहाँ पे ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया की ओपनिंग है या फ्लेम सेल्स हैं उनके अंदर। वहाँ से ये एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए से मूव करके जाएगा और मूव करके यहाँ से बॉडी से नेफ्रिडियो पोर के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
कैसे? और ये जो फ्लेम सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल्स के अंदर यानी यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये फ्लेम सेल्स के अंदर कैसे आएगा कि फ्लेम सेल्स के अंदर स्पेशल टाइप के जो है यहाँ पे सिलिया पाए जाते हैं, और इन सिलिया की मूवमेंट की वजह से, और ये सिलिया ऐसे मूव करते हैं जैसे फ्लेम मूव करता है, जैसे आग का शोला जो है वो मूव करता है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। ये फ्लेम सेल दिखाया हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। इसके अंदर जो है यहाँ पे इसके अंदर इस सिलिया दिखाए हुए हैं, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब ये सिलिया मूव करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर आएगा, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वेस्ट मटेरियल को जो है वो अब्जॉर्ब करके और फिर इसको एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए से बाहर भेज दिया जाएगा। चलें रीड करते हैं तो साथ साथ जो है आपको वो भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या कहते हैं, प्लेनेरिया इज़ अ फ्लैट वर्म। ये बिल्कुल जो है वो चिपटा सा होता है, ठीक है, पतला सा जो है एक ऑर्गेनिज्म है। इट हैज़ सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके अंदर एक सिंपल किस्म का सिस्टम पाया जाता है जिसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। आप लोगों को बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है, ठीक है, तो आप आगे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। अ प्रोटोनेफ्रीडियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ क्लोज ट्यूब्यूल्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एंड पे क्लोज हैं, इनकी ओपनिंग एंड पे नहीं है, जस्ट इनकी सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बाहर जाके ओपन होती है, जिसको हमने क्या कहा था, नेफ्रीडियोपोर कहा था। दे आर विदाउट इंटरनल ओपनिंग, इनके अंदर कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती। प्रोटोनेफ्रीडियम आर कंपोज्ड ऑफ फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट। दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं ये प्रोटोनेफ्रीडियम, एक फ्लेम सेल्स के ऊपर जो है वो, और दूसरा जो है एक्सक्रीटरी डक्ट। यहाँ पे हमने डायग्राम के अंदर देखा भी है कि फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी डक्ट इनको मिला के क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये अंदर से यहाँ से ब्लाइंड एंडिंग है, यहाँ से अंदर से ये इनकी ओपनिंग नहीं होगी, जस्ट इनकी बाहर ओपनिंग होगी, और ये बाहर वाली ओपनिंग क्या कहलाती है, नेफ्रीडियोपोर कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले फ्लेम सेल्स के बारे में बता रहे हैं। फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, दिस ट्यूब्यूलर सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। आपने देखे इसकी पूरी बॉडी के अंदर लेंथ वाइज ये जो है पूरा सिस्टम फैला हुआ है। इट्स ब्रांचेज आर केप्ट बाय द सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स। और ये जो ब्रांचेज हैं इनके हेड पे बिल्कुल टॉप पे जो है आपने देखे है, यहाँ पे ये टॉप पे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वगैरह बताया हुआ है, तो इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ईच फ्लेम सेल्स हैज़ अ टफ्ट ऑफ सिलिया। और इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर के, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको ऑरेंज कलर की सिलिया दिख रहे होंगे। इनके अंदर टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, यानी सिलिया का पूरा गुच्छा सा पाया जाता है। दिस सिलिया द सिलिया बीट लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम्स, थस इट इज़ कॉल्ड अ फ्लेम सेल। और ये सिलिया जब मूव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आग का शोला जो है वो जल रहा हो, तो इसी वजह से इनको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। आप लोगों का बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्लेम सेल्स क्या होते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, आप साथ में ये डायग्राम भी बनाओगे और साथ में बताओगे भी सही, और साथ में इसका रोल भी बताओगे कि इसका रोल क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को प्लेनेरिया से रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द बीटिंग ऑफ दीज सिलिया प्रोपेल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूलर सिस्टम। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो सिलिया हैं, यहाँ पे देखें कि ये जो सिलिया हैं जब ये बीट करते हैं तो जो बाहर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होगा, यानी ये जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, ये क्या करेगा, ये इस सिलिया ये जो फ्लेम सेल्स हैं इनके अंदर आ जाएगा, और इनके अंदर आके यहाँ से जो है इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल जो है यानी इसके अंदर आया, और ये जो है यहाँ से ये मूव करके वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए से बाहर भेज देगा, और जो यूज़फुल चीज़ें होंगी वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि द बीटिंग ऑफ दी सिलिया प्रोपेल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूलर सिस्टम। और वो जो बीटिंग उनकी हो रही थी इससे वो ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर जो है वो सारा वेस्ट मटेरियल चला जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी डक्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया है उसमें फ्लेम सेल्स आपको समझ आ गई होगी। एक्सक्रीटरी डक्ट के बारे में क्या कहते हैं कि दैट ट्यूब्यूलर सिस्टम ओपन्स इनटू अ एक्सक्रीटरी डक्ट। ये जो ट्यूब्यूल की तरह का एक सिस्टम था, यानी ये जो सिलिया थे, ये फ्लेम सेल्स वगैरह थे, ये ओपन कहाँ पे होते हैं, एक डक्ट के अंदर ओपन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। द एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द नेफ्रीडियोपोर। यहाँ पे आपने बच्चे नेफ्रीडिया जो है प्रोटोनेफ्रीडिया को नेफ्रीडियोपोर से मिक्स नहीं करना। नेफ्रीडियोपोर क्या है, वो ओपनिंग है जो बाहर की तरफ ओपन हो रही हैं, और ओवरऑल इनको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट हैं ये एंड पे जाके बाहर बॉडी से, यहाँ से ये आप लोगों को डिफरेंट पॉइंट पे जो है नेफ्रीडियोपोर दिखाए हुए हैं, तो ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको रिमूव कर देते हैं।
नेक्स्ट क्या कहते हैं, द एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन आउटसाइड थ्रू द नेफ्रिडियोपोर। फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। आप लोगों को पता है कि जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं ज़ाहिर है उनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऐड करके और डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द पैरासाइट प्लेटफॉर्म्स आर आइसोटोनिक टू द होस्ट एनवायरनमेंट। और ऐसे जो है प्लेटफॉर्म्स जो कि पैरासाइट के तौर पे मौजूद होते हैं, किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं। तो जैसे ही इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द फ्लेम सेल्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस तरीके से ये जो फ्लेम सेल्स हैं एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए से और नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। इसमें अर्थवर्म भी जो है आप लोगों ने पहले रिस्पायरेशन के चैप्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर देख चुके हैं। इसमें भी देखें, सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। आप लोगों को बच्चे पता है कि जो अर्थवर्म होता है वो सिगमेंटेड बॉडी होती है। सिगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ भी है कि इसकी बॉडी के अंदर ऐसे करके सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये सेगमेंट्स जैसे इसके ऊपर ऊपर नहीं होती, इसकी बॉडी के अंदर भी जो है ये क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एक जो है वो पोर्शन दिखाया हुआ है। सेम ऐसे इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्शन होके ये पूरा जो है अर्थवर्म बनाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है, जैसे हमने प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा कि प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, सेम ऐसे ही इसके अंदर मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है। यानी ये प्रोटोनेफ्रीडिया से थोड़ा सा एडवांस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो दिखाई हुई है। ये डायग्राम आपके वैसे नोट्स में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और बच्चे इन सारी डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएंगी। ठीक, चलें देखते हैं। मेटानेफ्रीडिया में क्या कहते हैं, 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इसकी ये इंटरनल ओपनिंग है जो कि फनल शेप की होती है, और जिसके जो है वो माउथ पे क्या होते हैं, सिलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिलिया मौजूद हैं, और इसको ये जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। ठीक, ये नेफ्रोस्टोम जो है, और यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं, सीलोम। और इस सीलोम के अंदर इसका फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको क्या कहते हैं, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे भी बच्चे दिखाया हुआ है कि ये खाली जगह, जितनी भी ये खाली जगह है इसको क्या कहते हैं, सीलोम यानी कैविटी। ठीक, ये आप लोग वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, ये तकरीबन ये टर्म सुन चुके हो। और यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सिलोमिक फ्लूइड के अंदर बन रहे होंगे। अब क्या होगा कि इसकी ओपनिंग जो है, जिसको नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं, वो यहाँ पे सिलोम के अंदर जो है, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ओपन होगी। और कैसे ओपन होगी, इसके ये जो माउथ है इस पर सिलिया लगे होते हैं, सिलिया बीट करते हैं, तो इनकी बीटिंग से क्या होता है कि यहाँ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट इस फनल की तरह की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मूव करके इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये मूव करता जाता है, मूव करके ये जो पूरा ट्यूब्यूलर सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी कह रहे हैं, ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर ये मूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये मूव कर रहा होगा, आप लोगों को ये ऊपर रेड कलर का जो है वो कैपलरीज दिख रही होंगी, ये ब्लड कैपलरीज मौजूद होंगी। जैसे जैसे यहाँ से ये इस ट्यूब के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर मूव करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होंगी वो यहाँ से मूव करके बाहर निकल के किसके अंदर, ब्लड कैपलरीज के अंदर जो है वो मूव करके ऐड होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे इसको मैंने छोटा सा इसका पोर्शन कट करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप ये देखें, ये आपके पास एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये इसकी एपिथेलियल सेल्स हैं। सेम पूरा इसकी सारी बाउंड्री पे एपिथेलियल सेल्स होंगे, और ये अंदर का हिस्सा जो है इसका क्या कहलाता है, ल्यूमन कहलाता है। तो जैसे ही ल्यूमन से यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट गुजरेगा इसके अंदर से, यानी आप पाइप की, ये समझें कि ये पाइप की तरह की स्ट्रक्चर है, जैसे ही इसके अंदर से यहाँ से गुजरेगा, इसके एपिथेलियल सेल उसमें से यूज़फुल चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। जब यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे यूज़फुल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी एपिथेलियल सेल से, तो एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, उन यूज़फुल चीज़ों को यहाँ पे ब्लड कैपलरीज के अंदर डालते जाएंगे। यानी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो गई, और जो वेस्ट होगा वो इस ट्यूब के अंदर ही रहेगा। और ये ट्यूब के अंदर
ऐसे ही मूव करता जाएगा। मूव करते करते यहाँ पे एंड पे जो है आपको थोड़ा सा ये ब्रॉड पोर्शन नज़र आ रहा है जिसको ब्लैडर कहते हैं। अब यहाँ तक तकरीबन उसके अंदर जितनी भी यूज़फुल चीज़ें थी वो सारी रीअब्जॉर्ब हो चुकी हैं। उसको अब ब्लैडर में डाल देंगे। ब्लैडर से जो है यहाँ पे ये यूरिन की फॉर्म में यहाँ से बॉडी से जो है वो निकल जाएगा। और ये जो बाहर की तरफ की ओपनिंग है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। यानी आपके पास जो अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक है नेफ्रोस्टोम जो कि अंदर की ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, वहाँ से जो है ये सारा वेस्ट मटेरियल अंदर दाखिल होगा। फिर एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है जिसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, और फिर जो है वो ब्लैडर से बाहर एक ओपनिंग है जिसको हमने क्या कहा है, नेफ्रिडियोपोर कहा है। ठीक है, तो अब रीड कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या कहते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज कम्पोज ऑफ मेटानेफ्रीडियम। इसके अंदर मेटानेफ्रीडियम जो है वो पाए जाते हैं। बेटा जैसे आप लोगों को मैंने कहा है कि प्रोटोनेफ्रीडियम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही मेटानेफ्रीडियम भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी अच्छे से करना है। ईच सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। बच्चे यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक जो है मेटानेफ्रीडियम दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो है वो एक मेटानेफ्रीडियम है। सेम ऐसे ही दूसरा मेटानेफ्रीडियम जिसकी ओपनिंग दूसरी साइड पे होगी वो भी अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है। यानी एक सेगमेंट जो है इसका, उसके अंदर 2 मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको एक जो है वो दिखाया हुआ है, दूसरा भी सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडियम इज कम्पोज्ड ऑफ नेफ्रोस्टोम जो इंटरनल ओपनिंग थी, ट्यूब्यूलर सिस्टम, और फिर नेफ्रिडियोपोर जो कि बाहर की तरफ की ओपनिंग थी। नेफ्रोस्टोम इज़ अ इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग ऑफ द नेफ्रीडिया। यहाँ पे नेफ्रोस्टोम जो कि इंटरनल फनल शेप की स्ट्रक्चर थी जिसके फेस पे जो है वो या माउथ पे सिलिया लगे हुए थे, उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फिर ट्यूब्यूलर सिस्टम था। इमर्स्ड का मतलब होता है फैला हुआ होना, जो कि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर आपने देखा है बच्चे कि ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है ये पूरे सिलोम के अंदर फैला हुआ है, यानी ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ये सारा फैला हुआ है। ठीक है, फिर ट्यूब्यूलर सिस्टम जो कि सिलोम के अंदर फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसके बाद कि मेटानेफ्रीडियम जो है उसमें ट्यूब्यूलर सिस्टम जो कि पूरे सिलोम के अंदर फैला हुआ है। फिर 5th पॉइंट पे क्या कहते हैं कि द ट्यूब्यूल इज़ इन्वेलप्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और उसको आपको डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर की कैपिलरीज दिख रही होंगी, उसके ऊपर क्या कहते हैं, कैपिलरीज मौजूद होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, द ट्यूब्यूल ओपन आउटसाइड द नेफ्रिडियोपोर, और वो वहाँ से बाहर जाके ओपन होगा एक पोर के ज़रिए से जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो दिख रहा है, आपकी बुक के अंदर भी आपको बच्चे डायग्राम मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द नेफ्रोस्टोम कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द कॉलर ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल्स, कि ये जो है वेस्ट मटेरियल को यहाँ से ट्यूब्यूल्स के अंदर से जो है वो यानी जो सिलोमिक फ्लूइड है वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, द एपिथेलियम ऑफ ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब द साल्ट फ्रॉम द पासिंग फ्लूइड। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे वो ल्यूमन से पास हो रहा होगा उसमें से यूजफुल चीज़ों को एपिथेलियल सेल्स यानी सॉल्ट वगैरह जितने भी हैं वो सारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे, और रीअब्जॉर्ब होकर उनको दोबारा किस में डाल दिया जाएगा, ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि द एपिथेलियल सेल जो है वो रीअब्जॉर्ब करेंगे साल्ट वगैरह को, और फिर क्या होगा, द एपिथेलियम सेंड दिस साल्ट टू द ब्लड वेजल्स, फिर उनको ब्लड वेजल्स के अंदर डाल दिया जाएगा कैपिलरीज के थ्रू। जो रिमेनिंग होगा उसको यूरिन कहते हैं, जस्ट वेस्ट मटेरियल रह गया है। यूरिन जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। द यूरिन इज़ फाइनली रिमूव थ्रू द नेफ्रिडियोपोर, और फिर उसको एंड पे जो है नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड पे आपको जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर, और इंसेक्ट्स में भी मेजरली आपको कॉकरोच के अंदर जो है वो सारा बताया हुआ है। आपने जो है एक डायग्राम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर कॉकरोच की, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में। बच्चे एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्टली जो है वो अलग-अलग होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें तो फीसेस अलग से, उनके लिए अलग स्ट्रक्चर हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वो सारी चीज़ें अलग से हैं। और अगर हम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो ब्लैडर हो गया, किडनीज हो गए, नेफ्रॉन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है अलग से हैं। लेकिन इंसेक्ट्स और कॉकरोच के अंदर ये दोनों सिस्टम इकट्ठे पाए जाते हैं, यानी इनका डाइजेस्टिव वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको एक ही सिंगल ओपनिंग के ज़रिए से जो है वो बाहर निकाला जाता है। कैसे, अभी डायग्राम के ज़रिए से देखते हैं। यहाँ पे देखें
यहाँ पे आपको जो है बच्चे एक कॉकरोच दिखाया हुआ है। इसमें क्या होगा, माउथ से ये सारी चीज़ें, खुराक वगैरह भी इंटर होगी, साथ में पानी वगैरह सारा कुछ जो है वो इंटर हो रहा है। ईसोफेगस के ज़रिए से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं करें तो उन चीज़ों के बारे में मैं इतना बताऊँगी भी नहीं। ये जो कॉकरोच है इसके आपको पता है 3 जो है वो पोर्शन होते हैं। एक होता है फोरगट जो कि यहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये मिडगट जो कि यहाँ तक है, ठीक। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हाइंडगट, ठीक। इसमें देखें क्या कहते हैं, यहाँ तक जो है ये यहाँ तक सिस्टम सिर्फ जो है इससे पहले का जितना भी हिस्सा है उसमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जस्ट क्या चीज़ें होंगी, ये मालपीजियन टिब्यूल्स होंगी, ठीक है। आप लोगों का बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मालपीजियन टिब्यूल्स क्या होती हैं, तो ठीक है ये टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉकरोच के अंदर उसकी यहाँ पे साइनेसिस यानी खाली जगह होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। और वहाँ से ये जो साइनेसिस है इसके अंदर क्या मौजूद होगा, हीमोलिम्फ। जैसे हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है, इसमें क्या होता है, सीलोम होती है। इस सीलोम यानी कैविटी सी होती है और उस कैविटी के अंदर वो सारा जो है ब्लड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हीमोलिम्फ कह रहे हैं वो मौजूद होता है। उसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। जब नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे मौजूद होगा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेगा, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर की दिखाई हुई है, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होने के बाद इसको यहाँ पे, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ से ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारा इसका आ रहा है, तो यहाँ तक इसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव वेस्ट वगैरह होगा उसी के अंदर यहाँ पे इसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो भी इसी के अंदर जो है हाइंड गट के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ से इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जितनी भी सॉल्ट वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन होनी है इसकी एपिथीलियम के ज़रिए से रीअब्जॉर्प्शन होगी। यानी सेम ऐसे इसके भी एपिथीलियल जहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं जिनसे रीअब्जॉर्प्शन होगी। जो वेस्ट मटीरियल होगा उसको यहाँ से आगे रेक्टम के ज़रिए से, अब इस वेस्ट मटीरियल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी है और ऊपर से जो डाइजेस्टिव वेस्ट आ रहा था वो भी है। इन दोनों को फिर यहाँ पे एनएस के ज़रिए से जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पे आपको मैंने इस तरह की डायग्राम दिखाई हुई है, आप ये डायग्राम भी कर सकते हो और आपकी बुक के अंदर जो है इसको थोड़ा सा और तरीके से बताया हुआ है। बच्चे इस तरीके से बताया हुआ है, आप इसमें देखें, ये भी सेम तकरीबन डायग्राम है, इसको भी देख लें। इसमें क्या कहते हैं, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम सारा इसका चल रहा है, यहाँ पे मिडगट है, ये यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स दिखाई हुई हैं। ये कहाँ पे मौजूद है, इधर जो है इस सीलोम या साइनस जिसको बोलते हैं, साइनस के अंदर मौजूद है। यहाँ से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को मालपीजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो अपने अंदर लेके जाएंगी। यहाँ साथ में इधर से जो है वो डाइजेस्टिव वेस्ट भी आ रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट भी ऐड हो गया। इन दोनों को यहाँ पे हाइंड गट के अंदर डाल दिया जाएगा। हाइंड गट क्या करेगा, यहाँ पे जो यूजफुल चीज़ें होंगी उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा नाइट्रोजनस और डाइजेस्टिव वेस्ट उसको रेक्टम के ज़रिए से जो है बॉडी से, रेक्टम और फिर रेक्टम के बाद एनस होगी, एनस से जो है वो बॉडी से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो चलें ये डायग्राम है और साथ में अब इसको रीड भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज कम्पोज ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर सस्पेंडेड इन द साइनस। साइनस बच्चे क्या है, एक कैविटी सी होती है और ये क्या कहते हैं, सस्पेंडेड होती हैं यानी लटकी हुई होती हैं। किसके अंदर, एक साइनस यानी बॉडी कैविटी के अंदर जो है वो लटकी हुई होती हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये साइनस है और यहाँ पे ये जो है ये पूरे इसके अंदर जो है वो फैली हुई होंगी, लटकी हुई होंगी मालपीजियन ट्यूब्यूल, जो कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको बाहर निकाल के दिखाई हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द साइनस कंटेन हीमोलिम्फ। उसके अंदर हीमोलिम्फ होगा जो कि उनके लिए उनका ब्लड होगा जो हमारे ब्लड से थोड़ा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ओपन इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल को साइनस से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल देती हैं। द इंसेक्ट्स आर द ओनली एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम इन विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे यहाँ पे ये वही चीज़ बता रहे हैं कि बाकी एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम अलहदा से होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलहदा से होता है, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स हैं इनका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम इकट्ठा मौजूद होता है। ठीक है, यानी इकट्ठा होता है, एक ही जगह पे ये सारे वेस्ट को डाल रहे होते हैं और एक ही सिंगल ओपनिंग से जो है ये वहाँ से वेस्ट को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, यहाँ पे जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें,
यहाँ पे मौजूद होंगी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसमें जितना भी वेस्ट होगा वो रीअब्जॉर्ब होके क्या करेगा, इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये एक मालपीजियन ट्यूब्यूल है, यहाँ से ये साइनस से जो है वेस्ट को अब्जॉर्ब करके और इधर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर डालती जाएगी, और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स फिर जो है एंड पे ये सारी चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब करके कहाँ पे डालती जाएंगी, हाइंड गट के अंदर डालती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हीमोलिम्फ के अंदर से, फिर द सॉल्यूट पासेस थ्रू द एपिथेलियम ऑफ द ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होंगी उनको एपिथेलियम के ज़रिए से रीअब्जॉर्ब करते जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया हुआ है कि ये मालपीजियन ट्यूब्यूल है, ये उसकी एपिथेलियम है, यहाँ से इसने रीअब्जॉर्ब किया था, ये इसका ल्यूमन है, और यहाँ पे जो अब इसके अंदर जितना भी यूज़फुल चीज़ें होंगी वो दोबारा से इसकी जो एपिथेलियम है उसके अंदर रीअब्जॉर्ब होती जाएगी, और जो वेस्ट मटीरियल होगा वो यहीं पर रहेगा, और फिर उसको एंड पे जो है किसके अंदर, हाइंड गट के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, फाइनली दिस वेस्ट इंटर इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, फिर उस पे ल्यूमन के अंदर वेस्ट को डाल देते हैं। देन द फ्लूइड ऑफ द ट्यूब्यूल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द हाइंड गट। ठीक है, यहाँ पे हैंड लिखा हुआ है, हाइंड गट कर लीजिएगा, कि फिर एंड पे उस वेस्ट मटेरियल को हाइंड गट के अंदर डाल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, फिर वहाँ से हाइंड गट से वो मूव करके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हाइंड गट से ये मूव करके कहाँ पे जाएगा, रेक्टम के अंदर जाएगा। ठीक, फिर रेक्टम के बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, रेक्टम रीअब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे और भी अगर कोई यूज़फुल चीज़ें हैं, सॉल्ट वगैरह, वाटर वगैरह, तो उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 13 के अंदर कि रेक्टम फाइनली एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिक एसिड, और जितना भी पानी, सॉल्यूट वगैरह जितना भी रीअब्जॉर्ब होना था वो सारा रीअब्जॉर्ब हो चुका है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। ठीक है, द एडेप्टेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेक्ट। बच्चे यहाँ पे एक मेन पॉइंट बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके पास ख़ास तौर पर ये जो इंसेक्ट्स हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इनके पास जो है वो पानी की कमी होती है, तो इनके अंदर ये अडेप्टेशन पाई जाती है कि ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा, इवन कि आपने देखा है रेक्टम तक पानी को रीअब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और डाइजेस्टिव नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ करें। तो ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये लैंड पे रहने के काबिल हुए हैं, यानी इनको पानी कम भी मौजूद हो तब भी जो है ये सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट हैड मेड द इंसेक्ट मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑन द लैंड विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कम पानी में भी जो है वो ज़मीन पे सर्वाइव कर सकते हैं। आपको आगे डायग्राम्स भी बताई हुई हैं बच्चे, आपने इन सारी डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करने हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर ये जो एक्सक्रीशन है अर्थवर्म की, और इसके अलावा जो है इसके अंदर एक्सक्रीशन है प्लेनेरिया की। ठीक है, और इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है आपको इंसेक्ट्स की बताई हुई है। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, बाकी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी जो है वो बन सकते हैं। तो आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, या फिर जो है मुझे इनबॉक्स करके आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।